तो आपकी कंपनी का अभी क्या करंट वैल्यूएशन होगा? 340 करोड़ के आसपास का हम लोगों ने अचीव किया हुआ है। अभी हमारा लास्ट ईयर का टर्नओवर 139 के अराउंड था। आज के पॉडकास्ट में नील शाह हैं, जो इंडो एसएमसी लिमिटेड के फाउंडर हैं, जो एक फास्ट स्केलिंग इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज ब्रांड है। इंडो एसएमसी की भी बात करते हैं। कैसे आपने कन्विंस किया टू मिस्टर आशीष कौचलिया फॉर इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी? अभी जस्ट यूटिलिटीज में काम करे, हम अगर आगे जाके आर्मी में रेलवेज में भी जा सकते तो उससे वो काफी प्रभावित हुए थे और डेफिनेटली क्लियर विजन था कि उनका। तो अगर कोई व्यक्ति ये वीडियो को देख रहा है एंड वो बिजनेस चालू करना चाहता है, आप ऐसे कौन से 3 बुक्स उनको रेकमेंड करना चाहोगे जिसके थ्रू उनका माइंडसेट चेंज हो जाए? तो एटीट्यूड इज एवरीथिंग, थिंक विद द ग्रोथ रीच, हावल करके एक बुक है, वो मैं रीड करता हूँ रेगुलरली। जब भी कोई फाउंडर अपने स्टार्टअप के लिए लोग हायर करते हैं, आपके हिसाब से ऐसे 2 या 3 क्या गलतियां करते हैं वो लोग व्हेन दे हायर पीपल? हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैसा था, 2 लाख का बंदा एक आएगा, इसको हर महीने सैलरी 2 लाख देनी है, तब हम घर पे 50,000 ले जा रहे थे। तो पहला थॉट वही आता है ना कि क्यों देना है उनको, मैं कर ही रहा हूँ ना, तो वो मत सोचो। अगर किसी को रिन्यूएबल स्पेस में कोई नया बिजनेस चालू करना है आज इंडिया में, तो कहाँ पर वाइट स्पेस या अपॉर्चुनिटीज है? एक पॉइंट था जब आजकल के जैसे काफी सारे जेनजीज जो है, उनको क्या मैसेज दोगे आप? लाइक हाउ शुड दे आल्सो बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड स्टॉप आस्किंग मनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स? बेसिकली तो वही है कि आप एक एक्चुअली कैसा है कि आप पुराना कि आपको ये मिल रहा है, आप कंफर्ट जोन में रहते हो ना, तो ऑलवेज कंफर्ट जोन बेहतर ही रहता है। पहले आप सबसे पहले आपका कंफर्ट जोन तोड़ दो कि नहीं लेने कुछ, क्या पोजीशन आएगी। मैंने वो चीज भी देखी हुई थी ना कि 100 रुपए जेब में लास्ट पड़े हुए, उससे ही मेरा ऑलमोस्ट 15-20 दिन अब पैसे आने वाले नहीं है, कोई काम मेरे पास नहीं था उस टाइम पे। तो फिर काम मिलते जाता है कि फिर आप मेहनत करते हो अपनी तरह से अंदर से कि नहीं मेरे को ये चीज अचीव करनी है। अगर पहले पहले एक कोड था कि अपने जितने चादर है उतने ही पैर फैलाओ, मगर मैं वो मानता हूँ कि थोड़े थोड़े बढ़ाते चले चलो, कि अपनी चादर भी बड़ी करनी है तो थोड़े पहले बाहर निकलो, तो आपको एहसास होगा कि कंफर्ट जोन से बाहर आने की सबसे पहली जरूरत है। कि आप यही कंफर्ट जोन में जियोगे तो कभी भी एक बड़ा एम्पायर के जो भी आपको खड़ा करना है वो सोच नहीं आएगी। अगर हम भी ऐसे ही सोचते हैं ना कि नेक्स्ट कुछ भी है, अपने टॉप 10 है तो कंट्री को चलाते हैं, जैसे टाटा, रिलायंस, हम अदानी जो सब हो गए, तो अगर आपको उसी पोजीशन पे जाना है तो वैसे काम भी करने पड़ेंगे। कि मैं हम लोगों ने नींद भी छोड़ दी है एक टाइम पे कि ठीक है ना पहले फोकस करते हैं। हाँ, अब एक पोजीशन आती है तब आप वो चीज क्रिएट करोगे। अब सब लोग कहते हैं ना कि अब बेसिकली क्या बोला जाता है कि आप कंफर्ट जोन से हो, आप केवल नींद छोड़ दो, भूख छोड़ दो, बस फोकस ऑन वर्क, मेन चीज वही है। तो वो एक क्लियर करो, आपको कहाँ जाना है, वो विजन आपका क्लियर हो, वो नो डाउट लाइफ टू लाइफ चेंज होता रहेगा। साल टू साल हमने स्टार्ट किया था बिजनेस, तब हमारा गोल वैसा ही था कि लाइफ टाइम अचीवमेंट रहेगा कि हमने 20 करोड़ का काम कर लिया है। अभी हर महीने हम 30-40 करोड़ का काम करते हैं ना, फिर भी मैं टीम को पुश करता हूँ हम 50 कर सकते हैं, क्यों 40 पे अटक रहे हैं। और जैसे ना बात करते करते हमारे टारगेट्स चेंज हो जाता है कि अभी हम बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं इतना टारगेट मिनिमम है हमारा, फिर नहीं ये ऑर्डर क्लिक हो रहा है तो अब तो टारगेट चेंज कर दो। तो वो एक भूख है जो हम लोग ज्यादातर कैसा है कि पूरे नशे हम नहीं करते। आप नशे पार्टीज वो सब छोड़ दो, बिजनेस का नशा सबसे बढ़िया नशा है। आपको वो चीज अचीव करनी है कि अगर मेरे बिजनेस को लार्जर देन लाइफ बनाना है। और मेन चीज वही थी कि मैं मेरे लिए नहीं मेरी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तो तो आप वो क्लियर होना चाहिए। तो आपने कभी पार्टीज एंड ये सब चीजें कभी की ही नहीं आपकी लाइफ में? पहले बेसिकली 24-25 साल पहले किया, और लाइफ में भी अभी भी कभी कभी नो डाउट हम लोग जाते थे फ्रेंड के साथ, मगर एक्चुअली वो चीज मेरे को पता नहीं क्यों टेस्ट बेहतर नहीं लगता था मेरे को कभी भी। तो मैंने कभी भी वो पहले ही छोड़ दिया वो सारी चीजें। और एक बिजनेस में जब आया तब हमारे बेसिकली जो नितिन सर चेयरमैन है हमारे, तो उन्होंने बिजनेस का नशा बढ़िया लगा दिया एक्चुअली। पहले वो लोग पुश करते थे हमें कि नहीं नहीं इतना तो कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो। अब वो लोग हमें रोकते हैं कि नहीं इस साल इतना ही करना है, ज्यादा ज्यादा मत सोचो। तो वो एक चीज चेंज हो जाती है जैसे वैसे ही है ना। आप सोचो ना कि तो मेन चीज वैसी है कि जिसके अराउंड रहोगे ना वैसे बनते जाओगे। अगर आपको लग रहा है ना कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो तो आपके सराउंड चेंज कर दो। मेन चीज वही है, सराउंडिंग में जैसे आपके फ्रेंड्स रहेंगे ना वैसे आप बदलते जाओगे।
तो वो चीज मेरी काफी चेंज हुई लाइफ में कि अगला चेंज टू लाइफ हमने बदलते गया। अगर वैसे लोग हैं जिसके ड्रीम भी बड़े हैं तो मेरे ड्रीम भी उन्होंने बड़े किए। आज वही है कि मैं भी अपने ड्रीम्स पास ऑन करता हूँ मेरी टीम को कि आप भी वही ड्रीम देखो ना। हर बार ड्रीम्स होते रहेंगे, मगर जैसा सराउंड रहेगा वैसे ही आप अचीव करते जाओगे। राइट, व्हेन डिड यू मेक योर फर्स्ट रुपीज 1 करोड़ एंड कैसा फीलिंग था जब आपने 1 करोड़ रुपए कमाया था फर्स्ट टाइम लाइफ में? बेसिकली मैंने खुद ने नहीं ऐसा कमाया था पहला तो, मगर कंपनी के लिए सबसे पहला ऑर्डर एक्चुअली हमने जब अचीव किया 2022 में, 2022-23 में हमें पहला ऑर्डर मिला था 1 करोड़ का। तब का फीलिंग एक बढ़िया था। एक्चुअली 1 करोड़ स्टार्टिंग से मैं नहीं बोल सकता कि 2024-25 में जब मैंने स्टार्ट किया था तब पहला गोल वैसा ही था कि लाइफ टाइम अचीवमेंट 1 करोड़ ऐसा पार्क करना है, तो वैसा होना चाहिए। तो मैंने जब मेरी लाइफ जर्नी स्टार्ट की थी तब 1 करोड़ तो मेरा लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा कि उसको मैं वो सेफ इनकम पे रख दूंगा और फिर लाइफ जीऊंगा। मगर वो मैं जैसे जैसे काम करता गया समझता गया, मैंने बुक्स काफी पढ़ी जैसे एटीट्यूड इज एवरीथिंग, ग्रो विद द रीच माइंड। वो सारी चीज मेरी लाइफ में चेंज लाती गई। मैं अभी भी रीडिंग करता हूँ, हर दिन 10-15 मिनट मिनिमम निकालता हूँ। अब तो 10-15 मिनट हो गए, पहले काफी टाइम था तो हो जाता था काफी सारी रीडिंग। 3 महीने में एक बुक खत्म करनी है, 2 महीने में खत्म, वो टारगेट वैसा रहता था। अभी मेन चीज है बस खत्म करनी है, उसके लिए टाइम चाहिए, तो वो नहीं मिल पा रहा है मेरे को। मगर मैं चाहूंगा कि अगर लाइफ चेंज करनी है तो काफी सारी बुक्स रीड। नो डाउट आप स्क्रोलिंग मत करते रहो रील्स को, वो आपका लाइफ बिगाड़ेगा। और उससे अच्छा आप बुक्स रीड करो, भले ना 10 पेज से स्टार्ट करो, तो वो चेंज करेगी लाइफ को। तो मेरा जब पहला था ना गोल के 1 करोड़ तो लाइफ टाइम होगा, तो वही क्या एटीट्यूड वही रखूंगा तो वही मिलेगा। राइट। तो आपके कंपनी की थोड़ी बात करते हैं, सो इंडो एसएमसी की भी बात करते हैं एंड आई वाज रीडिंग दैट मिस्टर आशीष कचोलिया इज वन ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड ही इज अ वेटरन इन्वेस्टर इन द इंडस्ट्री एज वेल। तो वॉक मी थ्रू दैट फोन कॉन्वर्सेशन, कैसे आपने कन्विंस किया टू लाइक टू मिस्टर आशीष कचोलिया फॉर इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी? ओके, बेसिकली इन्वेस्टमेंट जर्नी हमारी जब स्टार्ट हुई थी पहली बार, हम लोग GYR से और वो सबसे मिले। तो उन्होंने एक बार अपॉइंटमेंट लेने की बात की कि 10 मिनट का टाइम मिलेगा आशीष सर से। तो हम लोग बॉम्बे गए थे, सुबह सुबह ही कि आशीष सर ने बुलाया, 10 मिनट का ही टाइम दिया है, उसी में आपको प्रेजेंटेशन देना है। नो डाउट वो 10 मिनट का 45 मिनट 50 मिनट्स में बदल गए। वो सर भी खुश खुश हुए थे, और एक्चुअली हम लोग क्लियर थे हमारे विजन में कि काफी सारे क्वेश्चंस उनकी टीम सामने बैठी हुई थी। मगर हमारा सबसे पहला कॉल वही था कि ऐसा मैं कुछ छुपाना नहीं है मेरे को, मैं क्लियर नंबर्स दूंगा। मेरा विजन यही है कि मैं बिजनेस यहाँ से यहाँ ले जा सकता हूँ, कि मैं वही सोच रखता हूँ कि अदानी अंबानी में खुद इंडो एसएमसी इतनी बड़ी कंपनी हो कि जो एक नाम जैसे अदानी और अंबानी को बोला जाता है, तो उसी को अचीव करना है मेरे को। तो वो एक विजन रखा था, और मेन हम लोग सिंपलिसिटी में ज्यादा बिलीव करते थे। तो उनको क्लियर हम लोगों ने बताया था कि जब उनका क्वेश्चन था कि आप ऐसा क्या कर रहे हो कि कोई और नहीं कर सकता, तो हमारा सबसे पहला वही था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता कि आज की गूगल की दुनिया है कि उसमें एक्चुअली इजी टू गो है, मगर हम क्लियर बिजनेस, हम अच्छी चीज सप्लाई करेंगे और अच्छा मार्केट और प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रखेंगे। लास्ट एंड लिस्ट तो वही है कि आप प्रॉफिट कितना बना रहे हो। तो सिर्फ नंबर्स वैसा नहीं है कि आजकल की कंपनियां कैसी है, कई बार प्रॉफिट्स अपने कम दिखाते हैं, खर्चे बढ़ा देते हैं। तो हम क्लियर थे कि नहीं, अगर हमें एक लेगेसी बनानी तो उस हिसाब से हम काम करेंगे। और उनको वही जस्ट जो आशीष सर उठे तो उनका वही था कि मैं आपको देख के इस कंपनी में आ रहा हूँ, आपकी सिंपलिसिटी देख के कंपनी ग्रो करेगी वो तो डेफिनेटली है, क्योंकि वो भी जुट रहे थे हम तो हमारे साथ। तो मगर उनका क्लियर विजन था कि मैं आप लोगों की सिंपलिसिटी और क्लियर विजन से आ रहा हूँ। जो हमने विजन दिखाया था कि हम यहाँ से अभी जस्ट यूटिलिटीज में काम करें, हम अगर आगे जाके आर्मी में रेलवेज में भी जा सकते हैं, मगर स्टेप टू स्टेप जाएंगे। मैं आज ये कर रहा हूँ अगले साल ही सीधा 1000 कर दूंगा, वैसी बात नहीं बोली थी हम लोगों ने। तो उससे वो काफी प्रभावित हुए थे, और डेफिनेटली क्लियर विजन था कि उनका कि आप सिंपल रह के ही आप काम कर रहे हो, तो उनको जुड़ना था हमसे। ऐसी क्या एक चीज है जो आपने मिस्टर आशीष कचोलिया से सीखी है एंड आप आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो? डिसिप्लिन मेन दो चीज है कि अगर आप किसी भी चीज में आप इन्वेस्ट करो तो पूरे फोकस से करो।
आशीष सर का क्लियर था कि अगर सिंप्लिसिटी क्लियर विजन है तो मैं जुड़ना चाहूंगा। तो आज मैं मेरे बंदों को वो विजन देता हूँ कि आप विजन तो बड़ा ही रखो। अगर मेरे को 1,000 करोड़ बनाना है तो आप विजन 2,000 3,000 करोड़ तक ले ही जाओ। आज हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जब पहली बार उनसे मिले थे तब हमारी सोच थी 1,000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे। आज वही कॉल हमारा 10,000 करोड़ का है। नो डाउट कितने टाइम में बनता है, टाइम बीइंग है, प्रोसेस बनाओ और आप अचीव करो। आप टीम बेहतर बनाओ, मेन चीज उनकी टीम काफी बढ़िया है। वो क्लियर विजन क्लियर एटीट्यूड रखते हैं और फिर आप नोन रहते हो उससे। और मेरी टीम जब वो बेहतर काम करेगी तो मैं ऑटोमेटिक में बेहतर काम करूंगा वो चीज के लिए। तो आपकी कंपनी का अभी क्या करंट वैल्यूएशन होगा? एक्चुअली करंट वैल्यूएशन 340 करोड़ के आसपास का हम लोगों ने अचीव किया हुआ है। अभी हमारा लास्ट ईयर का टर्नओवर 139 के अराउंड था। तो इस साल टिल डेट हम लोग 220 के अराउंड है और ईयर एंड ऑलमोस्ट लग रहा है कि 280। नो डाउट टारगेट 260 का था, मगर ऑर्डर और काफी सारे क्लियरेंस मिले तो उससे हमने ज्यादा अच्छा अचीव कर लिया। गॉट इट। सो एक बार सिंपल टर्म्स में एक लेमैन को अगर एक्सप्लेन करना है आपका बिजनेस मॉडल क्या है, यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे होते हैं ये इंडस्ट्री में, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? ले बेसिकली कैसा था कि हमने लोगों ने जब बिजनेस स्टार्ट किया ना, लास्ट कुछ भी चीज को आप कीजीज पे डिफाइन करते हो। हमने बेसिकली गुजरात फोकस से स्टार्ट किया था। वहां पे हम लोग टेंडर विन करते हैं, टेंडर को सप्लाई करते हैं और ज्यादातर एक ब्रांड डेवलप करते जाते हैं कि इंडो एसएमसी एज अ ब्रांड। अगर हमारे इंडस्ट्री में बाकी सारे प्लेयर थे तो वो सिंटेक्स था, मैसेडोन था, शाश्वत, मगर कभी भी सिंटेक्स की जैसी ब्रांड किसी और ने नहीं बनाई। तो हमारा फोकस वही रहता है कि हम लोग खुद इंडो से पहचाने जाए। हमारा फोकस वही रहेगा कि इंडो एज अ लार्जर देन लाइफ है। अगर आपके पास इंडो प्रोवाइडिंग आप यूज कर रहे हो तो आपको बेटर क्वालिटी और बेटर रिस्पॉन्स मिल रहा है। वो मेन चीज थी मेरी। तो हम लोगों ने वही वही फोकस किया और नंबर्स टेंडर टू टेंडर हम अचीव करते गए कि फर्स्ट ईयर हमारा 7 करोड़ का हमने टेंडर अचीव किया था। और स्टेट वाइज था कि सिर्फ गुजरात कर रहे थे, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, अभी टोटल 20 स्टेट में हमारी प्रेजेंस है। और टिल डेट हम लोग ऑलमोस्ट 200 या 300 करोड़ का काम कर रहे हैं और रेगुलरली नेक्स्ट ईयर के लिए भी हम ऑर्डर बुक्स ले रहे हैं अभी से। तो काफी सारे क्लियरेंस और अचीवमेंट मिलते जाते हैं। तो ये इंडस्ट्री में अभी आपका बेसिकली आप जो आपने बताया कि 340 करोड़ का आपका वैल्यूएशन था एंड अभी इतना रेवेन्यू है, तो ये इंडस्ट्री में यूजुअली कितना प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल होता है एंड बाकी कॉम्पिटिटर्स का क्या प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल होगा? बेसिकली हम आप पैट से बात करो तो हम पैट 10% से नीचे अगर काम हो तो हम काम ज्यादा प्रीफर नहीं करते, क्योंकि उससे अच्छा तो बैंक्स आपको दे देती है ना रिटर्न, सेफ रिटर्न है। वही बंदा क्यों काम करेगा अगर 10% से नीचे भी पैट बन रहा है। तो हम लोग ज्यादा वो बिजनेस को टैप नहीं करते। हाँ, स्टार्टिंग में हम लोगों ने एज अ ब्रांड अगर मार्केट में एंटर होना था उसके लिए हम बियॉन्ड द बेल्ट गए थे, मगर हम अब स्टेगनेंट चल रहे हैं कि इससे नीचे अगर वैल्यूएशन मिलता है, अगर इससे नीचे टेंडर में काम करना है तो नहीं करते हम लोग। और मार्केट काफी बड़ा है, अकेला मैं करने जाऊंगा तो भी नहीं कर पाऊंगा। तो पूरा इंडिया बड़ा है, 10 लाख करोड़ का मार्केट है, यूटिलिटी का मार्केट है, तो उस पर ही हमने फोकस किया था। अब हम धीमे धीमे डेफिकेशन कर रहे हैं। अगर यूटिलिटी फॉर इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी हो गई, फिर रेलवे को, आर्मी को, स्टेप टू स्टेप हम जाएंगे और उन लोगों को अचीव करते जाएंगे वो चीज को। और इसमें अभी एट प्रेजेंट आपकी ऑर्डर बुक का क्या वैल्यू है? एट प्रेजेंट हमारे टोटल ऑर्डर बुक इसमें इस साल के 280 के थे, उसमें से हम लोगों ने ऑलमोस्ट 220 कंप्लीट कर दिए। नए ऑर्डर अभी हम ले रहे हैं, मगर इस साल वो कमिट नहीं कर रहे हैं हम लोग। वो अगले साल के लिए ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर डिपेंड है, छोटे मोटे ऑर्डर हो गए तो इस साल में ही कंप्लीट करके हम 300 के पार जाना चाहेंगे, मगर टारगेट 283 तक का ही हम लोगों ने रखा हुआ है। गॉट इट। एंड इसमें फिर जैसे यूनिट इकोनॉमिक्स में अगर मैं वापस आता हूँ तो इसमें कैसे होगा? लाइक लेट्स से आपका रेवेन्यूज आपने बता दिया, कॉस्ट कौन से मेजर हो गए, यूजुअली लाइक मार्जिन्स क्या होते हैं ये इंडस्ट्री में? बेसिकली कैसा है कि आप प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट हमारे डिफरेंसेस काफी है। हम एफआरपी, एसएमसी, सीटीपीटी, एलटीसीटी। तो जैसे एसएमसी है तो उसमें प्रोडक्ट कॉस्ट में हमारा मेनली प्रोडक्ट का मेनली 50 से 60% वो रहेगा। उसके बाद लेबर्स आएगी 20% के अराउंड।
उसके बाद बाकी के सारे खर्चे जो एड ऑन होते हैं और 10% अगर बचता है, मगर वही चीज अगर सिटी बिटी इलेक्ट्रिसिटी में है तो वो बेहतर परफॉर्म करता है, क्योंकि वो टेक्निकल प्रोडक्ट है, तो उसमें हमारा ग्रोस मार्जिन कुछ 20 to 25% रहता है। तो उस हिसाब से ओवरऑल मिला के हम लोग वो बिजनेस प्लान आउट करते हैं कि बेसिकली हमारा 10% मिनिमम बचना चाहिए। कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो, हमारा मिनिमम मार्जिन रेशियो 8% से नीचे जाएगा तो हम बिजनेस ही नहीं करेंगे वो। मगर क्योंकि अगर बैंक से ही सेफ 7% मेरे को मिल रहा है, तो 8% से नीचे बिजनेस कोई करना नहीं चाहिए। तो हर बिजनेस को हम फोकस आउट उस हिसाब से रखते हैं। गॉट इट। एंड आई आल्सो रेड दैट नेक्स्ट वीक आपकी कंपनी आईपीओ के लिए जा रही है, सो इट्स गोइंग टू लिस्ट ऑन द स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस एज वेल। तो यस, क्या रीजन होता है, लाइक आपने क्यों डिसाइड किया कि ओके पब्लिक से पैसा उठाते हैं एंड स्टॉक मार्केट में कंपनी को लिस्ट करते हैं, प्राइवेट क्यों नहीं रखी आपने? बेसिकली मेनली चीज वही थी, हम लोग वही चाहते थे कि अगर एज अ ब्रांड डेवलप होना है तो एक्चुअली लिमिटेड होते तो काफी सारा नोन रीजंस वो सब मिलती है। प्लस प्राइवेट फंडिंग कैसी रहती है कि अपनी इंडिया में ऑलवेज प्राइवेट फंडिंग मंथ टू मंथ रिपीटिंग करनी है। अगर आप लार्जर इन लाइफ सोच रहे हो और एक मार्जिन से ज्यादा काम करना है तो आपको वैसे भी फंड चाहिए कि जिसमें आपको कोई भी रिटर्न ऐसा पैसा नहीं देना है, प्रॉफिट कर रहे हो उसी को रिटर्न देना, तो वो बेहतर रहता है। तो वो अच्छी बात थी कि हम लोगों को एक क्लियरेंस मिला था कि हम लोगों को अगर मार्केट से पैसे मिल रहे हैं तो हम काफी तेजी से ग्रो कर सकते हैं। और एक लिमिटेशन रहती है ऑलवेज कि अगर आप प्राइवेट फंडिंग ले रहे हो तो उसकी एक लिमिटेशन रहती है, इसमें आपको एक ग्रो और स्टेज क्लियर, अगर आप एंथू और क्लियर हो विजन तो आप प्राइवेट फंडिंग उठाओ। नो डाउट आपको कंपनी में ही सारे पैसे लगाने हैं, आप कोई पर्सनलाइज नहीं ले जा रहे हो, और कंपनी को ग्रो करना है और स्पीड से ग्रो करना है तो प्राइवेट फंडिंग से बेहतर मार्केट फंडिंग में, और नाम भी अच्छा बनता है। तो वो मेन चीज हमारी फोकस थी कि हम लोग चाहते थे कि रिकग्निशन एक मिले, और अगर मार्केट से जो फंड उठा रहे हैं वो भी हम इसमें ही लगाएंगे पूरा, तो आगे हमें। और बेसिकली मेन चीज वही थी कि अगर आप लिमिटेड होता ना तो काफी सारे रूल्स आपको फॉलो करने हैं, तो उससे आपकी क्लियरिटी कंपनी में भी सबकी बेहतर रहेगी। अगर आज मैं कोई कंपनी चला रहा हूं तो उसमें मेन चीज कैसी है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए हर चीज की, तो वो ऑटोमेटिक आ जाती है। तो मेन चीज वही है कि अकाउंटेबिलिटी, क्लियरिटी ऑफ बिजनेस आपको मार्केट में भी देना है नंबर्स और वो सब, तो आपकी बेहतर रहती है। एक जिम्मेदारी भी रहती है कि नहीं, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उसके लिए भी हमें काम करना है। तो मेन चीज वही थी हमारी। तो इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करोगे कि जैसे आईपीओ में एक होता है ऑफर फॉर सेल, जहाँ पर पैसा जो होता है वो प्रमोटर्स के पास जाता है, एक होता है पूरा ऑफरिंग जहाँ पर कंपनी के पास जाता है। तो आपके केस में कैसा अरेंजमेंट है, आप कितना पैसा उठा रहे हो एंड ये पैसा उठाने के बाद आप कैसे यूज करने वाले हो? एक्चुअली हम टोटल पैसा 92 CR उठा रहे हैं मार्केट से। तो मेन हमारा कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, क्योंकि कंपनी पे ज्यादा भरोसा है हमें कि हम लोग कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, पूरे का पैसे हम कंपनी में ही लगा रहे हैं। मेनली 30 करोड़ के अराउंड हमारा कैपिटल एक्सपेंस चल रहेगा, और बाकी के पैसे वर्किंग कैपिटल के लिए रहेंगे। एक्चुअली आप जब भी गवर्नमेंट और यूटिलिटीज में काम करते हो तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगती है, क्योंकि बीजी और वो सब प्रोसीजर ज्यादा अच्छी रहती है। तो वही फोकस था कि अब, और मेनली वही चीज है कि ऑफर फॉर सेल नहीं करना है। क्यों करना है, आपको अपनी कंपनी पे भरोसा है इतना अच्छा, तो अभी तो आगे ग्रो करने का स्टेज क्लियर हुआ है। अगर अभी 3 साल हुए, चौथे साल में एक्चुअली कमाने का टाइम रहता है हमारा। कंपनी के हर एक बिजनेस की स्टोरी आते हैं ना कि मेनली हर बिजनेस को 1000 दिन देने पड़ते हैं, उसी के बाद आप कमाना स्टार्ट करोगे। तो वो 1000 दिन हमने पास आउट कर लिए हैं। ये हमारा चौथा साल है, तो उसमें हम ग्रो काफी तेजी और अच्छे से कर रहे हैं। और वो मेन चीज वही है कि सब लोग जुड़ रहे हैं तो एनर्जी भी एक अच्छी जुड़ रही है, तो वो हमें बेहतर तरीके से आगे ले जाएगी। एक्चुअली हमने देखा हुआ है, वो चीज भी देखी हुई है कि जब जेब में 100 रुपए थे तब से लेके आज तक के वो काफी से देखा हुआ है। तो क्लियर है विजन में कि कंपनी में ये सारे पैसे लगाओ, कंपनी जैसे ही ग्रो करेगी ऑटोमेटिक आप ग्रो हो जाओगे। सो यस, सर इसमें फिर जैसे आईपीओ के पहले अभी प्रमोटर शेयर होल्डिंग कितनी है एंड अभी डाइल्यूशन कितना कर रहे हो आप? बेसिकली एज अ स्टैंडर्ड 27% हमें करना है टोटल। और अभी प्रमोटर हो लिस्टिंग होने के बाद 66% हमारा होल्डिंग रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग का जब हमारा फर्स्ट राउंड हुआ था कचोले सर के साथ, आशीष सर के साथ, तो उन्होंने ऑलमोस्ट
अच्छा कंपनी सोच के काफी इन्वेस्टमेंट किया था और काफी परसेंटेज लिए थे हमसे। तो अभी लास्ट में हमारे 66 बचेंगे टोटल अराउंड हमारे, और हम 27% डाइल्यूशन कर रहे हैं। गॉट इट, फेयर। एंड आपके पूरे जर्नी में ऐसा कोई फेस था, ऐसा कोई पॉइंट था जहाँ पर आपको लगा ये कंपनी नहीं चलने वाली है या तो बिजनेस बंद हो सकता है, ना आपने कैसे डील किया? एक्चुअली हम लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब से पहले है कि वो टाटा सर का कोट भी है कि डिसीजन ले लो, सही तो करना आपको है। मैं हम लोग डिसीजन के बारे में बाद में सोचते, पहले हम लोग डिसीजन ले लेते कि ठीक है हमने कंपनी स्टार्ट कर दी। हम लोगों ने जब स्टार्ट की तो सबसे पहला वही था कि 1 करोड़ का अगर लॉस आया ना तो हम कंपनी शट डाउन कर देंगे, उससे ज्यादा लॉस हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो पहले ही साल उतना लॉस तो आ चुका था, लॉस नहीं बोलते उसको, मगर एक कोई भी स्टडी करने के लिए फीस भरनी पड़ती है। तो पहले 2 साल में ही वो लॉस लॉस हमने देख लिया था कि 1 करोड़ तो लग चुके हैं और लगाने पड़ेंगे। तो फिर सर के कोट्स देखे हम लोगों ने कि नहीं, अगर डिसीजन आपने लिया है तो उसको सही आपको ही करना है, कोई आके आपको हेल्प नहीं करेगा। ज्यादातर कैसा है, आप सक्सेसफुल होने के बाद पूरा कारवा बनता चलता है, मगर अब जब सक्सेस नहीं मिलता ना तब वही लोग सामने खड़े रहते हैं। तो वो हमने पहले ही कॉल ले लिया था कि इसको किसी भी हाल में इस पोजीशन से आगे ले जाना है। तो हमने पहले दो दो साल में वो जर्नी फेस की थी कि अब टिल डेट के ये यार कैसे चलेगा। तो सबसे पहला हमारा नितिन सर थे ना उसमें, तो उन्होंने वही किया था कि मार्केट में बेच तो रहे हैं, अगर प्लेयर बनना है तो बड़ा ही बनना है, तो आप इतना प्रोडक्शन कर दो ना। वो चाइना की स्ट्रेटेजी रहती है कि प्रोडक्शन ही इतना कर दो कि आपको बेचने की जिम्मेदारी आपकी है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ता है ना, मैंने माल बना के रख दिया आपको बेचना ही है, ऑप्शन ही नहीं है। तो वो ऑप्शन जब नहीं रहता ना तब आप बेहतर काम करते हो। आप प्रेशर जितना लोगे ना उतना बेहतर परफॉर्मेंस आपसे ही निकलेगा। तो वही चीज है कि जब भी हमारा जैसा था ना कि हमने अचीव कर लिया ये टिल डेट, ये सेफ गेम है कि ठीक है इसमें तो हम अचीव कर ही लेंगे ना, वो क्या बड़ी बात है। तो तभी आप प्रोडक्शन बढ़ा दो अपना, कि अगर आप 100 टन प्रोडक्शन है हमारा महीने का और आप बेच रहे हो और इजीली बिक जा रहा है तो 200 टन का ही प्रोडक्शन करना है, फिर बेचो 200 टन। तो हम लोगों को उस टाइम पे नितिन सर ने अच्छी गाइडेंस दी थी कि आपका प्रोडक्शन लाइन ही इतना है। हम लोग इजीली बेच रहे थे 2-3 करोड़ 5 करोड़ का माल, अरे प्रोडक्शन ही 10 करोड़ का निकल रहा है। उससे आगे धीरे 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 हम बढ़ते चले गए। आज प्रोडक्शन हम जब 50 करोड़ के, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि 50 करोड़ अचीव कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन लाइन ही इतनी है मेरे पास कि इजीली 50 करोड़ का तो आप बेच ही सकते हो। क्यों 30 करोड़ का या 40 करोड़ का माल बेच रहे हो, क्योंकि प्रोडक्शन तो उतना ही निकल रहा है। तो प्रेशराइज अपने आप को रखना है आपको, कि कंफर्ट जोन में नहीं आ जाना है। जब तक आपको आगे बढ़ना है तो कंफर्ट जोन से बाहर ही रहो, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था आपको। ये राइट। मेन चीज वही है कि नींद खाना पीना, वो होता है ना कि डिसिप्लिन है ये है, वो सारा अभी पहले छोड़ दो। पहले सक्सेसफुल बनो, फिर एंटरप्रेन्योर, अरे फिलोसोफर तभी बन सकते हो आप। या फिलोसोफर पहले नहीं बन सकते, पहले अचीव कर लो कुछ, फिर आप कोट कर सकते हो कि ये करो वो मत करो। मगर करेक्ट। मैं तो वही करूंगा, आप काम पे फोकस करो और उसी पे एक टारगेट बनाओ कि इसको अचीव किसी भी हाल में करना है। सही गलत उसके बाद रहता है, अगर कुछ गलत हुआ है तो उससे ही आप सीखे हो। आपने जब भी आपको ऐसा लगा ना कि ये नहीं हो रहा है वर्कआउट, तो आपने जो गलती करी है उसको फोकस आउट करो, उससे आप क्लियर हो करोगे अब वापस वही चीज मैं दोहरा रहा हूँ और वो गलती नहीं होगी, और फिर क्या रिजल्ट मिल रहा है, तो उसी से आप राइट। आगे बढ़ोगे। आपकी अभी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी बड़ी टीम है टोटल? टोटल अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली कॉन्ट्रैक्चुअल मिला के 350 लोग हैं हम लोग, मगर मेन मैनेजमेंट में हम लोग 4 लोग हैं। हम्म। उसके बाद नीचे हमारी मैनेजमेंट टीम है, हम जो फर्स्ट लाइनर रहेगी। टोटल 67 एज अपॉइंटेड रहेंगे सारे, और बाकी सारी कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगी हमारी। जब भी कोई फाउंडर अपने स्टार्टअप के लिए लोग हायर करते हैं, आपके हिसाब से ऐसे 2 या 3 क्या गलतियाँ करते हैं वो लोग व्हेन दे हायर पीपल? बेसिकली गलती में नहीं बोलता, सीखने के लिए कुछ गलती तो करनी पड़ती है। तो हायर में वैसा ही है कि आप अगर हायरिंग कर रहे हो तो अपनी थॉट प्रोसेस और उसकी थॉट प्रोसेस सेम होनी चाहिए। आप अगर किसी भी को हायर रैंक को ला रहे हो, सबसे पहले कैसा होता है कि एंटरप्रेन्योर स्टार्टिंग में वही सोचता है ना, मैं क्या कम पैसे वाला बंदा रख लेता हूँ, मेरे को ज्यादा पे नहीं करना है। तो एक्चुअली मैंने एक बार स्टोरी पढ़ी थी धीरू भाई की, कि जब वो घर पे
10,000 या 20,000 ले जा रहे थे ना, तो उन्होंने एक बंदा रखा था जिसको वो ऑलमोस्ट कुछ 2 लाख पे कर रहे थे। एक्चुअली मेरे को नाम रिकग्नाइज नहीं हो रहा है, मगर वैसा था हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। वैसा था कि जब 2 लाख का बंदा एक आएगा, इसको हर महीने सैलरी 2 लाख देनी है, तब हम घर पे 50,000 ले जा रहे थे। तो पहला थॉट वही आता है ना कि क्यों देना है उनको, मैं कर ही रहा हूं ना। तो वो मत सोचो, वो 2 लाख वाला बंदा आपको एक अलग लेवल पे ले जा सकता है। उसका थॉट प्रोसेस अगर आपसे मैच हो रहा है तो उसको हायर बेफिक्री से करो। राइट। वही बंदा आपको कमा के देगा, आपको आगे आपका भी थॉट प्रोसेस खुलेगा। तो मेन चीज वही है कि कभी भी अगर अच्छी सैलरी वाला बंदा आ रहा है, मगर अगर एलिजिबल है तो उसको दो और रोको अपने यहाँ पे और काम करवाओ, और उससे आप भी कुछ सीखो। ऐसा नहीं है ना कि मैं एंटरप्रेन्योर, मैंने ही कंपनी स्टार्ट की है, मैं तो लार्जर देन लाइफ और गॉड में ही हूँ। वो सोच नहीं लानी है। तो आप बेसिकली ये बोल रहे हो कि अगर भले ही आप 50,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हो, आप 1 लाख रुपए पर मंथ का एम्प्लॉय भी हायर कर सकते हो, एंड आपने करना चाहिए अगर आपका वो पॉजिटिविटी और वाइब मैच हो गया एम्प्लॉय के साथ, एंड इफ यू थिंक दैट पर्सन इज गोइंग टू हेल्प ग्रो दैट ऑर्गेनाइजेशन, इवन इफ यू आर मेकिंग अ लॉस, दैट शुड बी फाइन। शी है, सही है, वही करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके वही आपको ग्रोथ देगा। अगर मैं अटक जाऊंगा कि मेरे को ये नहीं करना है, तो मेरा ग्रोथ एक लिमिटेशन में अटक जाएगा। राइट। तो बट आपको ऐसा ही है ना कि आपका मत देखो, कंपनी के लिए जो भी है बेहतर है वो आप उस पर फोकस करो। बट इस पे एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि वो जो होता है ना कि यार 50,000 मैं कमा रहा हूँ और 1 लाख दे रहा हूँ, तो 50,000 पर मंथ का मेरा लॉस होगा। तो माइंडसेट ऐसा होता है बहुत लोगों का कि रिस्क क्यों लूँ और कैसे लेना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू मेक मनी इन दिस। तो वो माइंडसेट कैसे चेंज करना चाहिए फिर? बेसिकली वो एक्चुअली आपका माइंडसेट आपकी बुक्स और रीडिंग से आएगा, और आज आजू बाजू के एनवायरनमेंट से आएगा कि आप ऐसे दोस्त रखो कि जो आपको आगे बढ़ने की सोच दे सके। और मेन चीज कैसी है कि जब थॉट प्रोसेस वैसा आता है ना कि मेरे को एक अलग लेवल पे जाना है, तो आप अपना फायदा नहीं देखोगे, आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देखोगे। कि अगर जब जरूरत है तब एंटरप्रेन्योर, नो डाउट मेरे को इतने पैसे नहीं बनाए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इतने बनाने हैं, वो सोच लानी है पहले तो। और जब भी एक पुअर मेंटालिटी है ना कि आप वो सोचोगे कि वो इतना क्यों ले रहा है, मैं रिस्क नहीं लूंगा, तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। आपका थॉट वैसा ही होना चाहिए कि रिस्क है, मगर उसमें भी कैलकुलेटिव रिस्क है, पागलपंती की तरह नहीं है, मगर कैलकुलेटिव। और रिस्क में फेल हुए तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, आप उससे कुछ सीखे हो तो अगेन वही चीज करो। अगेन टू अगेन आपको अचीव तो वही चीज करनी है, आपका गोल फिक्स है कि मेरे को ये चाहिए ही चाहिए। तो मेन चीज वही है कि आप कभी भी वो थॉट मत लाओ कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ भी अच्छा है तो आपको वो चीज करनी है। उसके लिए अगर स्टार्टिंग में आपको बर्न नहीं करना पड़े अपने फंड को, या अपने को थोड़ा प्रेशर लेना पड़े, तो वो लेना पड़ेगा। अगर आपको वो चीज चाहिए ना लाइफ में कि जो जो कभी भी आपने अचीव नहीं की है, वो एक थॉट है ना कि आपको वो काम करने पड़ेंगे जो आज तक आपने नहीं किए हैं। आपने बताया कि बुक्स रीड करके आप आपका माइंडसेट चेंज कर सकते हो। तो अगर कोई व्यक्ति ये वीडियो को देख रहा है एंड वो बिजनेस चालू करना चाहता है, आप ऐसे कौन से 3 बुक्स उनको रेकमेंड करना चाहोगे जिसके थ्रू उनका माइंडसेट चेंज हो जाए? एक तो सबसे मेरी पसंदीदा बुक है तो एटीट्यूड एवरीथिंग, जैक बेजोस की है। तो वो मैंने 2-3 बार रीड की है जब मैं स्ट्रगलिंग टाइम में था। तो वो टाइम मैंने काफी बेहतर, मेरा जो एटीट्यूड पूरा चेंज हुआ है लाइफ से, कि वो बुक ने काफी बेहतर मेरा चेंज किया है। उसके बाद ग्रोथ, एक्चुअली थिंक विद द ग्रोथ रीच, और ये बेसिक एक बुक है तो पुअर डेड, और वो है। और उसके बाद अब मैंने मेनली चीज तो वही है कि नावल करके एक बुक है तो वो मैं रीड करता हूँ रेगुलरली, मगर एटीट्यूड में मेन चीज मैं वही फोकस करूंगा। और ग्रोथ, थिंक विद द ग्रोथ विद रिच, वो मेन बुक है। अगर वो मेरे पास बुक रहती भी है जो मैं हर बार पढ़ता रहता हूँ। ओके। और मेन वही चीज आपको चेंज करेगी लाइफ में। अगर आप, मेनली चीज कैसी है कि अगर फोन है ना तो सब कुछ सबके हाथ में रहता है, तो उससे अच्छा है आप थोड़ा बहुत बुक्स पे रीड करो, और वो आपको एटीट्यूड अलग से चेंज होता रहेगा। उस पे टाइम दो। मेन चीज अपने इनर ग्रोथ पे भी इतना ही टाइम देना है आपको। राइट। एंड बुक्स के अलावा लाइक व्हाट आर योर अदर लर्निंग सोर्सेज? डू यू एक्टिवली रीड एनी न्यूज़लेटर्स और एनी न्यूज़पेपर्स, पॉडकास्ट एंड ऑल? एक्चुअली ब्रॉडकास्ट भी मैं देखता हूँ यूट्यूब पे मेनली तो, मगर वो किसी के इंटरव्यूज रहते हैं जहां से मैं कुछ सीख सकूं। अगर मेरे को भी कुछ अचीव करना है तो मैं वो सारे इंटरव्यूज देखूंगा, उस पे टाइम रील्स पे नहीं बिगाड़ता।
मगर जो माइंडसेट बदलता है उस चीज पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ कि अगर किसी अच्छे एंटरप्रेन्योर के न्यूज रहते हैं वो मैं देखता रहता हूँ, वो सब रेगुलर फेस पे रहता है कि वहां से मैं क्या सीख सकता हूँ, उस पर मैं फोकस करता हूँ। बेसिकली नेगेटिविटी तो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, मगर हम क्या सीख सकते हैं उस न्यूज से। मैंने एक्चुअली ये भी अपना विजय माल्या का भी ब्रॉडकास्ट पूरा देखा था, तो उससे वही सीखा है कि आप कुछ भी अच्छा करो वही है, मगर आप फोकस रखोगे कंपनी बेहतर तरीके से चल सके। राइट। बहुत सारे लोग हैं जो रील्स पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो अगर आपको उनको कन्विंस करना है दैट यू शुड स्टॉप कंज्यूमिंग रील्स, तो व्हाट वुड बी योर मैसेज टू देम? अगर कोई बंदा ड्रग्स ले रहा तो पहले तुरंत बोलूंगा ना कि नहीं लेना, तो वो मेरे को ही मारेगा। उससे अच्छा है कि आप रील्स में भी ऐसे रील्स रहते हैं कि जहां से आप कुछ सीख सको। बेसिकली कैसा है कि अगर आप रील्स देखोगे तो मेन चीज वही है कि आपका फोकस हट जाएगा। आज 10 मिनट का वीडियो किसी को दिखाना है ना, तो वो एक टास्क है, क्योंकि उनको 3 सेकंड 10 सेकंड वाली आदत पड़ चुकी है। तो इसीलिए कि मैं तो वही बोलूंगा कि अगर मेरे बच्चों को भी काम करना है तो मैं वही बोलता हूँ ना कि पूरा बंदा उसी पे लगा हुआ है। आपको सिर्फ 10 मिनट देनी है प्रॉपर, उसी पे आप फोकस करके काम करो ना, तो ऑटोमेटिक आपका ग्रोथ हो जाएगा। तो उन लोगों को वही समझाना है कि आप रील्स और वो सब उस सब देखना है तो वही चीज देखो ना जहां से कुछ सीख सको। हुँ, बाकी सब में टाइम नहीं बिगाड़ तो वो बेहतर है। राइट। एंड इसके अलावा सर लाइक व्हाट इज़ वन कोट दैट ऑलवेज़ कीप्स यू मोटिवेटेड? में वो ही है रतन टाटा का वही कोट है हुँ, कि डिसीजन लेने से घबराओ मत, डिसीजन ले लो और उसको सही साबित आपको ही करना है। कोई डिसीजन जब लोगे तब पूरा जमाना ऐसा रहेगा कि ये गलत है, ये चीज तो नहीं करनी चाहिए। हम लोगों ने जब लिया था ना, जब मैंने पूरा बनाउट, तो कई लोगों ने किया था कि ये कंपनी, मेरे को पहले 10 लोग ऐसे मिले थे कि ये कंपनी और इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी, मगर मैंने को वो डिसीजन मैंने लिया कि मेरे को करना ही है, तो फिर उसको सही मैंने ही साबित किया। तो वो चीज पे फोकस रखो आप कि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो वो क्लियर है कि मेरे को लेना ही है, और फिर इफ एंड बट नहीं चलेगा, और आपको फोकस होके काम करना है उसके लिए। You know, to add on to this, I'd read this beautiful thing that the more number of decisions you take in your life, higher are the chances of you becoming successful. Because आप जितने ज़्यादा decisions लोगे उसमें से probability है कि कोई ना कोई decision तो आपका बराबर होगा ही, and that decision will just make you a better human being and automatically that decision will be like a game changer. तो करेक्ट। जैसे 10 डिसीजन अगर आप लोगे तो अगर एक भी राइट हो गया, दो भी हो गया, तो उसका बेसिकली एक एक्सपोनेंशियल इफेक्ट आएगा आपके लाइफ में। इसलिए बेसिकली काफी लोग तो डिसीजन लेते ही नहीं है ना, एटलीस्ट हाँ, आपने ट्राई तो किया है। आप राइट, कुछ तो लर्न करोगे। मेरा मेन थॉट वही रहता है कि अगर आप लर्न कर रहे हो तो उसी पे फोकस करो। राइट, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका विजन आगे बढ़ना और किसी का गलत करना नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली आगे जाओगे। यूनिवर्स आपको देना चाहता है, मगर आप मांगो तो सही, आप ट्राई तो करो उस चीज को पाने की, तो ऑटोमेटिक मिलता जाएगा वो चीज। राइट। And you operate in the renewable space. So, what are the most interesting innovations happening in India in the renewable space right now, according to you? राइट नाउ बीएससी बैटरी स्टोरेज सिस्टम खड़ा हो Hmm. रहा है कि अपने पास सोलर तो है, सफिशिएंट इलेक्ट्रिक जनरेशन भी हो रहा है। अपना लोकेशन वैसा है, अगर मैप पे देखा जाए तो सोलर सबसे ज्यादा इधर आता है। तो सोलर के लिए एनर्जी से कन्वर्ट करके आप बेहतर काम कर सकते हो। अभी मेनली चीज वही है कि री ट्रांसफॉर्मर हो रहा है, लॉसेस जो हमारे हो रहे हैं वो मेनली फोकसली जो भी है इलेक्ट्रिक को आप स्टोरेज नहीं कर सकते हो। तो अभी हम स्टोरेज सिस्टम में जा रहे हैं कि एक जगह पे पूरा स्टोरेज करके फिर वो रात को पूरी सिस्टम पूरे गांव को हम लाइट दे सकते हैं। तो वही एक है। अभी भी कई गांव ऐसे हैं अपने इंडिया में कि जहाँ पे अभी भी लाइट्स और वो सब क्लियरली नहीं पहुंच रही। मेन चीज वही है कि इलेक्ट्रिक लॉसेस हो रहे हैं, उसके लिए तो पूरा रीवैम्पिंग स्कीम चल रहा है गवर्नमेंट का, तो आपको उसी पे फोकस करना है। और आगे 10 साल के लिए इलेक्ट्रिक एक मेन चीज है। अगर एआई भी चलाना है तो इलेक्ट्रिक चाहिए ही चाहिए आपको। तो हम लोग उसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, यूटिलिटी इलेक्ट्रिकल, तो वो आगे जाके आपको मेन चीज काम करती जाएगी। अगर किसी को रिन्यूएबल स्पेस में कोई नया बिजनेस चालू करना है आज इंडिया में, तो कहाँ पर वाइट स्पेस या अपॉर्चुनिटीज है? ये स्टोरेज सिस्टम आप खड़ा कर सकते हो। मेन चीज आपकी, अगर हम लोग चाहेंगे तो हम एक्चुअली एनक्लोजर्स और एफआरपी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो एफआरपी एसएमसी क्या होता है एग्जैक्टली? एफआरपी और एसएमसी बेसिकली एक री प्लास्टिक है अपना, जिसको आप रिन्यूएबल एनर्जी और उसमें यूज करते हो। इलेक्ट्रिकल
शॉट नहीं लगेगा, फायर नहीं होगा, वो एक मेटल की तरह स्ट्रेंथ देगा, मगर एक्चुअली प्लास्टिक रहेगा वो एक तरीके से, जो रिसाइकल भी हो सकता है, इजी टू गो। तो उस इसमें बेहतर है ये चीज। Got it. Amazing. Very insightful conversation, sir. Last question that I ask all my guests. It's a tricky one. If you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Mr. Neil Shah, what is one question you would like to ask him towards the end? आपको कैसा लगा नील शाह से बात करके? नहीं, द क्वेश्चन इज बेसिकली अगर आप मेरी जगह होते एंड अगर आप मिस्टर नील शाह को इंटरव्यू करते, आप खुद को इंटरव्यू करते, तो आप क्या ओके, सवाल मेरा पूछते? खुद के लिए क्वेश्चन हाँ, कैसा रहता? हाँ, तो बेसिकली अभी तो मेन वही है कि अभी आप आगे कितना जाना चाहोगे, आगे इंडस्ट्री को क्या फोकस कर रहे हो। अभी कैसा है कि लास्ट काफी टाइम से बिजनेस के अलावा मेरे माइंड में कुछ नहीं चलता, तो मेरा फोकस वही रहता है कि बिजनेस में अगर मैं चाहूंगा 2026 में क्या अचीव करना चाहूंगा, वो क्वेश्चन मेरे लिए रहेगा कि 2026 में आप खुद को कहाँ देख रहे हो। तो 2026 में आप खुद को कहाँ देख रहे हो? बिजनेस बिजनेस बिजनेस, उसके अलावा अभी कोई सोच है ही नहीं। उसको आगे ही ले जाना है, और वही फोकस है कि 2026 एनी हाउ मैं उस पॉइंट पे क्लोज करूं। जब भी अभी तो स्टार्ट हो रहा है, जनवरी है, तो 2026 को मैं उस पॉइंट पे क्लोज करना चाहूंगा, तब मेरे को लगे कि अगर मैंने कुछ अचीव किया है एज अ इंडो ग्रुप, कुछ टारगेट है मेरे, वो मैं अचीव करना चाहूंगा। एज अ नोन ब्रांड बनना चाहूंगा कि मैं जो कंट्री को भी सर्व करूं और लोगों के लिए भी बेहतर चीज बनाऊं। वो राइट, मेरा टारगेट है। राइट, दैट्स अमेजिंग. Thank you so much, sir, for your time. Wish you all the best for your upcoming IPO also, which is coming up. And थैंक यू। wish you all the best for your future endeavors as well. बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप and बहुत inspiring story है आपकी. Thank you so much once again for doing this and yeah, थैंक wish यू। you the best. श्योरली सर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक सो दैट वी कैन इंप्रूव एंड कम अप विद बेटर क्वालिटी कंटेंट.